Hi guys, this is part 2.2 of the NCERT series that is इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली दो बातों पे डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए एंड सेकंड ये कैसे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट इज क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए आंसर होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको कवर करने के लिए आपको चैप्टर की एक या दो रीडिंग से ज़्यादा बार रीडिंग देनी पड़े, पर अगर एक बार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लाइंस कवर हो गए तो फिर आपको वही टॉपिक्स और लाइंस को बार बार पढ़ना है, ना कि पूरा का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नाउ एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए या सॉल्व एग्जांपल्स हो गए या फिर जो बैक एक्सरसाइज हैं उनके बारे में सबको पता होता है और उनको सब सॉल्व करते भी हैं, पर कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको थोड़ा स्पेशल फोकस देना होता है, जिन पे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं या फिर वो चीज़ें जिनको भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और उनमें सबसे पहला है रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शंस हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में गिवन है एनसीईआरटी में, वो सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, उन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। दूसरा है कि जैसे मान लो पी ब्लॉक है, उस पर क्या कर रखा है कि जो भी ग्रुप हैं उनके एलिमेंट्स की फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रखा है और उस टेबल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमको वो टेबल भी कवर करनी है। थर्ड इज स्ट्रक्चर्स। जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के जो स्ट्रक्चर्स गिवन है एनसीईआरटी में, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे HNO3 का हो गया, PCl5 का हो गया, या और भी कोई कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर गिवन है, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट है वो है यूजेस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर्स के लास्ट में यूजेस गिवन है। जैसे मेटलर्जी में मेटल्स के यूजेस गिवन है, ऐसी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इनमें तो हर एक ग्रुप के एलिमेंट के यूजेस गिवन ही है, तो यूजेस भी कवर करने हैं। नाउ दूसरा था कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको पढ़ना कैसे है। इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो अपने साथ A4 शीट्स रख लो। उस पर क्या करना है कि जैसे आप एनसीईआरटी में मार्क कर रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट लाइन, तो साथ ही साथ A4 शीट पे अपनी तरीके से उन लाइन्स को A4 शीट पे लिख दो। देखो इससे क्या होता है कि जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी में रहेगी ना, आपको वो याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप उसको अपनी ऐसी A4 शीट्स पे हैंड नोट्स बनाओ और उन हैंड नोट्स को बार बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि रिटेंशन ज़्यादा होगा और एनसीईआरटी से जब इन्फॉर्मेशन बाहर आती है तो याद करने में आसानी होती है जब आप उसको खुद लिखते हो। ठीक है, अब दूसरा है कि रिएक्शंस कैसे करनी है। रिएक्शंस याद तो करनी है, पर साथ साथ रिएक्शंस में एक चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे जो एरो होता है ना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो उस एरो पे जैसे कैटलिस्ट के बारे में कई बार लिखा होता है, या टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशंस, या फिर पीएच कई बार गिवन होती है कि ये रिएक्शन इस पीएच पे होती है। तो ये सारी चीज़ें मिस नहीं करनी है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जितनी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई इनको भी आप अपनी A4 शीट पे लिख दो, या फिर कोई ऐसी रिएक्शन जो याद नहीं हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको भी आप उन शीट्स पे अपने हैंड नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ थर्ड जो चीज़ थी होती कि ये जो टेबल्स, ये कैसे याद करना है। टेबल्स में क्या, जैसे मान लो मेल्टिंग पॉइंट है, अब उन्होंने हर एक एलिमेंट को अरेंज कर दिया मेल्टिंग पॉइंट के उस पर, ठीक है। अब उन्होंने उनकी वैल्यूज दे रखी हैं, आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको उससे एक ट्रेंड बनाना है। जैसे मान लो मेल्टिंग पॉइंट है इस ग्रुप का, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस एलिमेंट का इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है, कौन बीच में लाई करते हैं, या फिर अगर कोई एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी एक्सेप्शन मिस नहीं करना है। तो टेबल्स की वैल्यू याद नहीं करनी है, बस उनसे ट्रेंड बनाने हैं और उन ट्रेंड को याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी ट्रेंड्स पे आते हैं। उनको असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में एलिमेंट्स को उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अरेंज कर लो और उसको याद करना है। ठीक है, नाउ दूसरा था यूजेस को कैसे करना चाहिए। यूजेस को करने का बेस्ट तरीका है कि यूजेस को पैराग्राफ में ना याद करके पॉइंट्स में याद करो। जो भी यूजेस के पैराग्राफ्स दे रखे हैं उनको पॉइंट्स में डिवाइड कर लो, 4-5 जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं यूजेस के, और उन पॉइंट्स को याद करो। उससे क्या होगा कि एक तो याद करने में आसानी होगी और दूसरा रिटेंशन रहेगा। अब जो लास्ट एक चीज़ और थी, उसके बारे में यह था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज नहीं करके टॉपिक वाइज करना चाहिए। जैसे टॉपिक वाइज मान लो जैसे हमने फॉस्फोरस पढ़ा या आपने सल्फर पढ़ा, ठीक है, पूरा पढ़ा, हैंड नोट्स बनाया, उसके अच्छे से कवर करा, याद करी। उसके बाद क्या करना है, साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस लगाओ। उससे क्या होगा, एक तो ये पता चलेगा कि इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और मैं कितने कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो टॉपिक को दोबारा पढ़ो, या जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस टॉपिक की उन पर ज़्यादा फोकस करो। अब इससे क्या होगा कि एक तो जब आप टॉपिक वाइज चलोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी,
ठीक है, याद करने में आसानी होगी। दूसरा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी बैकलॉग नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों के बैकलॉग बहुत आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पढ़ते नहीं है, जब उनको चीज़ें याद नहीं हो रही होती हैं तो वो फिर छोड़ने लग जाते हैं, और फिर लास्ट में वो चीज़ें क्लब करके इतना ज़्यादा हो जाती हैं, फिर बच्चों पे प्रेशर पड़ता है। तो अगर आप चैप्टर वाइज ना चल के टॉपिक वाइज चलोगे तो आपको चीज़ें याद करने में भी आसानी होगी और बैकलॉग नहीं आएगा। अब जो एक और चीज़ थी मैं जो इंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए क्या, तो अगर आपको एक्स्ट्रा करना ही है तो एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हो, ये है कि आप एक तो एम्स के क्वेश्चन लगा सकते हो, एम्स की बुक्स आती हैं, एम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बुक्स आती हैं, वो कर सकते हो, इंक्लूडिंग उनमें असर्शन रीजन करने से होगा कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगी और उन पे जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। दूसरा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, ठीक है, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है और काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि जो भी आप मॉक पेपर्स दो एलन और आकाश के, और अगर आपको उसमें लगे कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है तो उस क्वेश्चंस को अपने हैंड नोट्स में जो A4 साइज शीट्स जो मैं बता रहा था उनमें एज इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो। तो जब भी आप अपने हैंड नोट्स रिवाइज करोगे तो वो सारे क्वेश्चंस भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आप रिवाइज करते रहोगे। बस यही एक्स्ट्रा के नाम पे करना है। जो भी आपके मॉक पेपर्स आ रहे हैं उनमें ही जो एक्स्ट्रा है उनको याद कर लो अलग से अपने नोट्स में लिख के, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं या जो भी कोई डाउट्स हैं आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।